नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। डियर, आज हम आपको एक ऐसे प्रैक्टिस सेट के से रूबरू कराएंगे जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं डियर, तो ये हिंदी का एक मिक्सअप वीडियो है जिसमें कुछ प्रश्न आपको ग्रामर से संबंधित मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको पेडागोजी से संबंधित मिलेंगे डियर। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है डियर, कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मान लीजिए आप कोई भाषा सीख रहे हैं और उसमें जो त्रुटियां हो रही हैं तो वो क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, या भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती हैं, या अक्षम्य है, या शिक्षकों की कमी को दर्शाती हैं। तो डियर, जो भाषा सीखने में त्रुटियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, इसलिए इसका जो पहला ही ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है डियर। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है डियर, ये अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, या भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति पर। तो व्यवहारवादी जो होते हैं डियर, तो ये अनुकरण की बात करते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। रचनात्मकता जो है ये क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि इसमें कुछ नया करने की जो कला हो उसको रचनात्मकता कहते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अनुकरण ही होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अनुकरण सही है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है, तो जो होगा अभ्यासकारी का होगा, आकलन का होगा, पाठ्यपुस्तक या शिक्षण प्रक्रिया का। तो जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करेंगे तो उसमें शिक्षण प्रक्रिया का अहम रोल होगा डियर। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है आपके माइंड में आया होगा, तो बता दें डियर, जो समावेशी शिक्षा है ये सामान्य तथा अन्य या सभी प्रकार के, चाहे वो जिस प्रकार कैटेगरी का बालक हो, सभी को समेट कर एक ही क्लास में शिक्षा मुहैया कराना समावेशी शिक्षा है। और समावेशी का अर्थ ही होता है क्या, समावेश, यानी सभी का समावेश, सभी को मिलाकर एक करना ही क्या समावेश है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग कर देता है। भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाई, या ज्ञेयता। तो किसकी बात आई है डियर, कविता की बात आई है जो उसे गद्य से अलग करता है। गद्य और पद्य आप पढ़े होंगे, तो गद्य में जो है वो लय, सुर इत्यादि यानी कि ज्ञेयता नहीं होती, और जो कविता शिक्षण है इसमें जो ज्ञेयता ही क्या उसे जो है अलग करती है गद्य से, यानी कि जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। ज्ञेयता क्या है, यानी कि गाना, गाने प्रस्तुत करना, कोई चीज आप जो है गाकर जिसको कहते हैं वही ज्ञेयता कहलाती है, और कविता अक्सर गाकर ही पढ़ी जाती है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बच्चों को सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, या बच्चों को विविध दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो डियर, जो समावेशी वातावरण आप निर्माण करेंगे तो बच्चों को विविध श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो बालक है वो हर कॉन्सेप्ट को विजुअली या ऑडियोविजुअली दोनों ही माध्यम से देख और सुनकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा। इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कहानी कथन के उद्देश्य में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, या भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन की बात आई है डियर, जब कहानी के साथ कथन लगा हुआ है तो फिर लिखने की कोई बात ही नहीं, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब कहानी कहने की बात हो रही है तो भाषा की लिखित रूप से क्या करेंगे आप, परिचय करवा कर बालक को। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी ऊपर के तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है। शब्द भंडार का विकास होगा, कल्पनाशीलता तो सबसे ज्यादा होती है कहानी में, इसमें कुछ बताने की चीज है नहीं। सृजनात्मकता, जब आप कहानी सुना रहे हैं बालक को तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो
सृजनात्मकता है, नए विचार है, वो माइंड में कॉन्सेप्ट में आएंगे। ये भी बातें सही हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वही गलत है और वही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, या लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, या सुंदर लेख का यांत्रिक अभ्यास। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है प्रिंट समृद्ध वातावरण, बिल्कुल करेक्ट है डियर, ये तो बहुत जरूरी है। और अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, जब आप बच्चे के अनुभवों को लिखने को बोलेंगे तो उसमें वो क्रिएटिविटी थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा डियर, ये एकदम ऑप्शन सही है। और लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया जब कोई आएगी तो उसमें भी बालक कुछ ना कुछ सीखेगा उस प्रतिक्रिया से। लेकिन सुंदर लेख का यांत्रिक अभ्यास ये कोई सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें राइटिंग पर बल नहीं देना है, हमें उसके तत्वों के बल पर बल देना है, उसके अर्थ पर बल देना है कि जो चीजें आप लिख रहे हैं उसका ज्ञान आपको है कि नहीं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक की बात आई है कि भाषा के अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना? तो आप जब भाषा के टीचर ही हैं तो आपके जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर देना। अधिक से अधिक जब आप उन्हें अवसर देंगे भाषा प्रयोग को, ज़्यादा से ज़्यादा जब वो भाषा का प्रभावी प्रयोग करेंगे तो कुछ चीज़ें वो अनायास ही सीख लेंगे और भाषा में वो निपुणता हासिल कर लेंगे डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। केवल शिक्षण पद्धति का, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं डियर। तो प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? क्या श्रुतलेख है, लिखित परीक्षा है, प्रश्नों के उत्तर देना, या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना? तो बच्चों की जो भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है डियर वो डी ऑप्शन है कि प्रश्न पूछने पर और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। आइए बात कर लेते हैं एक प्रश्न संधि से। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद है डियर वो सी ऑप्शन है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि है अगर आपसे पूछ ले तो विद्या प्लस अर्थी यानी कि दीर्घ संधि है। अब विद्या प्लस अर्थी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है डियर और यही एकदम करेक्ट है बी ऑप्शन। बात आई है संधि की तो आपको बता दें संधि में जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, और समास में दो पदों के मेल से जो इसका निर्माण होता है वो समास कहलाता है। और संधि में जो है वर्ण मिलते हैं और समास में पद मिलते हैं, दोनों में अंतर है, नोट कर लीजिएगा। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तो आप जानते ही होंगे। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। तिराहा में कौन सा समास है? तो तिराहा में डियर पहले में क्या संख्या का जहां भी बोध हो जाए आपको तो वहां आप द्विगु समास मार दीजिए। केवल एक सूत्र कहता है कि नदिस भिक्षु सूत्र है, अगर किसी संख्या के बाद किसी नदी का नाम आता है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होता बल्कि अव्ययी भाव समास होता है। ये आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट में फिट कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि उलझाऊ प्रश्न है, पहले संख्या तो लगी हो लेकिन आगे किसी विशेष नदी का नाम आ जाए डियर तो वहां अव्ययी भाव समास होता है और वो सूत्र है नदिस भिक्षु। और वो उदाहरण आपको दिए देता हूं, जैसे दुई यमुनम आ जाए, दुई यमुनम आगे तो यमुना जी लिखी हुई है लेकिन पहले दुई लगा है तो दुई यमुनम आ जाए, पंच गवम आ जाए डियर तो इन दोनों में अव्ययी भाव समास होगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। तक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या निपात? तो तक जो है ये एक निपात है डियर। और निपात जो है जैसे मान लीजिए निपात अगर कोई वाक्य से हट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाक्य में उसकी जो बनावट है, जो संरचना है, जो अर्थ है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ये निपात कहलाते हैं। निपात याद कर लीजिएगा डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। काला शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक या क्रिया? तो काला शब्द एक विशेषण है। कैसे है? तो आप उदाहरण से समझ लीजिए, मेरा घोड़ा काला है,
तो मेरा घोड़ा काला है, यानी कि घोड़ा क्या है, काला है डियर। तो काला क्या हुआ, विशेषण हुआ डियर। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल शिद्दत से समझ में आ रहा होगा। मेरे प्रश्नों के तरीके से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर दीजिएगा डियर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शब्द के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। तो शब्दों का अगर आपको अर्थ स्पष्ट करना है तो कौन सी जो मेथड है वो प्रभावी है, प्रश्न ये पूछ रहा है। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट कर देना या वाक्य प्रयोगों द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना डियर। बस दूसरा ही सही है। जहां पर बच्चों को आगे करके बात की जाए, यहाँ पर बच्चों को आप अवसर दे रहे हैं, करके सीखने की बात की जा रही है, जिसकी वकालत हमारा एनसीएफ भी करता है, तो वही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे के जो ऑप्शन हैं उनको देखने की कोई जरूरत ही नहीं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या है? समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, या पढ़ने लिखने में सहायक है। तो जो परस्पर बातचीत है यानी कि कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। इसका जो सी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक है यानी कि विभिन्न प्रकार के बालक हैं जिनकी अपनी अलग अलग एक मातृभाषा है डियर। तो वहां पर टीचर को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत के अधिक अवसर देने चाहिए, या बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो जहां अवसर ज्यादा दिया जाए बालक को वही विकल्प सही होता है डियर। तो इसका भी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? मान लीजिए आपका यूपी टेट या सुपर टेट का पेपर लगा है, तो जो आपके पास जो पुस्तकें हैं वो कैसे सहायक हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है भाषा शिक्षण में। व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती हैं, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बच्चों का आकलन करती हैं, या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं। तो डियर जो पाठ्य पुस्तक होती हैं हमारी, वो भाषा शिक्षण में वो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं डियर। विभिन्न छटाओं में हर चीज आ गया, गद्य पद्य उच्चता माधुर्य लय अनुस्वार आरोह अवरोह यति सारी चीजें आ गई डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 20वां है डियर। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? श्रवण कौशल का विकास होता है, लेखकों से परिचित होते हैं, या बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, या पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो डियर जब बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से जो सबसे बड़ा लाभ है वो बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर दीजिए। इससे जो बालक का बाल साहित्य जो आप उपलब्ध करा रहे हैं उससे विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री जो है जब आप पढ़ेगा तो उसके अंदर की जो भाषाई क्षमता है वो जागृत होगी और उसमें जो है विकास होगा। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हमारा 21वां प्रश्न है डियर, महान का विलोम क्या है? तो कहते नहीं कि कोई व्यक्ति महान है और फिर उसका विलोम अगर पूछ ले तो कहते हैं ये बहुत तुच्छ व्यक्ति था। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, महान का तुच्छ होता है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तुम घर जाओ वाक्य में कौन सा पुरुष है? तुम, मैं आपको बता चुका हूं, मैं जहां हमारी खुद की बात आए वो उत्तम होता है और जहां तू तुम आ जाए वो मध्यम पुरुष होता है और बाकी सब क्या प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में जाते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं तुम घर जाओ ये मध्यम पुरुष है, क्योंकि तुम्हारी दूसरे की बात हो रही, जब खुद की बात होती तो उत्तम, बाकी किसी की होती तो अन्य आ जाता। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? तो लोकप्रिय में का जो अर्थ है वो लोक में प्रिय और में पे पर अधिकरण में आता है डियर। तो बी ऑप्शन में लिखा है अधिकरण तत्पुरुष और वही एकदम करेक्ट है। लोकप्रिय में अधिकरण तत्पुरुष समास है डियर। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? लौंग, बहिन, पृष्ठ या जवान? तो तत्सम जो है पृष्ठ है, पृष्ठ। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लौंग का जो तत्सम अगर पूछ ले तो लवंग होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग वे चीजें होती हैं जो पहले लगती हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। और अगर उपसर्ग पूछ ले कि किसमें नहीं है, अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में या ओढ़ना में, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है डियर।
अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है और डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, दीर्घ, यण या विसर्ग? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश डैश का माध्यम है, तो स्वयं से क्या, बातचीत करने का माध्यम है डियर, ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं? तो जो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं होती है डियर, वो संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी एक मातृभाषा होती है और हमें जो है प्रत्येक बालक की मातृभाषा का सम्मान करना है और उन्हीं की भाषा को मिलाकर ही क्या शिक्षा मुहैया कराना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस करेंगे, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, या शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तो डियर बता दें, जब कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं तो इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। इसका जो सी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक समावेशी शिक्षा में कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना या उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। तो एक समावेशी कक्षा में जो भाषा शिक्षण की समस्या है डियर, वो है क्या, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो मैं पे पर अभी आपको बता चुका हूं कि ये सारी घट जो है अधिकरण कारक का निशान होता है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, मैं बता चुका हूं डियर, सुगंध, अपमान, मलिन या अनुकूल। किसमें प्रत्यय लगा हुआ है ये पूछ रहा है। तो सुगंध में आपको प्रत्यय दिख रहा है, सु उपसर्ग है डियर। अप में क्या है? तो अपमान उपसर्ग है डियर। अनु में क्या है? अनुकूल में अनु उपसर्ग है। लेकिन मालिन में क्या है डियर? मालिन में इन प्रत्यय है और वही एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन। आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। और प्रत्यय जो है दो प्रकार की होती, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्पल का पर्याय क्या होगा? तो उत्पल क्या कंजूस को कहते हैं, खंजर को, कमल को या फूल को? तो उत्पल डियर ये कमल का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। कहीं कहीं प्रश्न में पूछ लेता है नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीलोत्पल आप जान लीजिए बहुत पूछा जाता है। तो नीलोत्पल यानी कि नील प्लस उत्पल। कमल कैसा है? नीला है। ये तो यहाँ जो है कर्मधारय समास होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थे आज के शानदार प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न एकदम शिद्दत से समझ में आए होंगे। अगर एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं, आप हमारे पढ़ाए हुए मेथड से प्रभावित हुए हैं, आपको लगा है कि हमको समझ में आया है, तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।